हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा आया क्यों। जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा के बारे में, तो प्योर रोटेशनल क्या है, रोटेशनल क्या है। जैसा कि मॉलिक्यूल अगर हम कोई लेते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, तो ये रोटेट करता है अलग अलग एनर्जी से, हाई एनर्जी से, लो एनर्जी से, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी से ये मॉलिक्यूल हमारा रोटेट कर सकता है। अब ये अलग अलग इसके क्या होंगे, एनर्जी लेवल होंगे, मॉलिक्यूल के रोटेशंस के अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल के होने से क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। जैसे मॉलिक्यूल लो एनर्जी लेवल में है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और वो हाई एनर्जी लेवल में चला गया। मॉलिक्यूल लो एनर्जी से रोटेट हो रहा था, उसने लाइट के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गया, अब वो तेजी से रोटेट कर रहा है। तो उससे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे रोटेट कर सकते हैं, अनलाइक इंडिविजुअल एटम, वो बहुत अलग अलग एक्सिस से वो रोटेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट एक्सिस से रोटेट करते हैं, और ये रोटेशन जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि उनकी एनर्जी जो होती है रोटेशन की, वो फिक्स होती है, इस तरीके से फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। मीनिंग मॉलिक्यूल ओनली एग्जिस्ट इन स्पेसिफिकल रोटेशनल एनर्जी स्टेट, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट में हो सकता है। जैसे कि आप इसको E1 मान लें, इसको E2 मान लें, इसके बीच में मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा, या तो E1 में होगा या तो E2 में होगा, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में हमारा मॉलिक्यूल पाया जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन से स्पेक्ट्रा बनता है। मॉलिक्यूल हमारा अलग अलग एनर्जी से रोटेट करता है, उससे क्या बनता है, स्पेक्ट्रा बनता है। और वो कैसे होता है, जैसे लोअर एनर्जी में है, लाइट को एब्जॉर्ब करके हाइयर में पहुंच गया, इसमें है और हाइयर में पहुंच गया लाइट को एब्जॉर्ब करके, तो वो एक फिक्स टाइप के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ब्रांच है जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगा। प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होता है अराइज करता है ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी स्टेट। ये अलग अलग रोटेशनल एनर्जी स्टेट के बीच में ट्रांजिशंस होते हैं, उनके वजह से ये अराइज होता है। और ये कहाँ पे आपको दिखता है, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में, यानी कि ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये जो आपका स्पेक्ट्रम होगा वो विजिबल नहीं होगा। ये इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव रीजन में होता है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, और इसको हम लोग लैब में ऑब्जर्व कर सकते हैं डिवाइस के हेल्प से, इस तरीके से। अब यहां पे हम समझते हैं कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल देते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, इसको आप समझिए। देखिए, मॉलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है जिनका, उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हो वो सेपरेट हो, वो क्या हो, सेपरेट हो। और आप जानते हैं कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं, उनके बीच की कोई डिस्टेंस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, और इनका जो मोमेंट होता है उनको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट होता है परमानेंट, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और यही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, यही मॉलिक्यूल हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज इट हैज सेपरेशन ऑफ चार्ज, ये तो मैंने बता दिया। ये रोटेशनली एक्टिव क्यों होते हैं, यहां पे आप समझ लीजिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल मोमेंट यानी प्लस और माइनस की वजह से क्या होता है कि ये इंटरैक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी लाइट से इंटरैक्ट कर पाते हैं, जिससे ट्रांजिशंस होते हैं, जिससे क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं। अब कैसे इंटरैक्ट कर पाते हैं ये मैं आपको चलिए बता ही देता हूं। जैसे ये प्लस माइनस है तो इनका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमारा लाइट भी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इससे इंटरैक्ट करेगा, तो इससे इंटरैक्ट करेगा, तो इस तरीके से ये जब सेपरेट है तो ये क्या करेगा, ये पुश करेगा। ये मान लीजिए इस प्लस को पुश कर रहा है तो ये और तेजी से रोटेट होगा, फिर से इसने पुश किया तो और तेजी से रोटेट होगा। मतलब लाइट जब तक आ रहा है इसको पुश करता जाएगा, ये रोटेट होता जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, चार्ज हमारा अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा रोटेशन फास्ट होता चला जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, डाइपोल मोमेंट होता है, वही शो करते हैं हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जैसे कि HCl, जैसे कि वाटर, ये सब मॉलिक्यूल शो करते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं वो नहीं शो करते हैं, जैसे Cl2, O2, H2, CH4, CO2, ये नहीं शो करते हैं। अब नॉन पोलर में मतलब क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो कोइंसाइड कर जाता है, मतलब एक ही में लगभग मिल जाता है, सेपरेट नहीं होता है ज़्यादा। तो इसीलिए ये हमारा शो करता है, ये नहीं शो करता है। क्लियर है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स को समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है।
अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हमने जान लिया कि जिनका डाइपोल मोमेंट होता है वही मॉलिक्यूल हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और जिनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता वो नहीं शो करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं, तो मॉलिक्यूल हमारे रोटेट करते हैं, तो कैसे रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल? तो आप देखिए, मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये मान लेते हैं मॉलिक्यूल, ये जो है ये मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है इस तरीके से। ये अपने एक्सिस पे जो बॉन्ड एक्सिस है, ये व्हाइट वाला मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, ये ब्लैक वाला ये जो है निप एक मॉलिक्यूल है, और ये इसके बीच का ये बॉन्ड है ये। तो ये देखिए, ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर सकता है, और ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से, और किस तरीके से, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया बॉन्ड वाला। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ मॉलिक्यूल रोटेट अलोंग 3 एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप एक्स वाई जेड को समझ लीजिए, एक्स वाई जेड, इनको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, जैसे ये आई ए बी मॉलिक्यूल है हमारा, ये हमने आई ए मान लिया है जो बॉन्ड पे ऐसे से रोटेट करता है, आई बी मान लिया है जो इस तरीके से रोटेट करता है, आई सी मान लिया है जो हम मतलब ये जो एक्स समझ लीजिए इस तरीके से, तो ऐसे रोटेट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट करने के हिसाब से मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जिनमें आई ए इज इक्वल टू 0 हो, आई बी इज इक्वल टू आई सी हो। आई ए का मतलब जो बॉन्ड एक्सिस वाला हो, जो इस तरीके से बॉन्ड एक्सिस वाला हो, वो 0 हो, ये वाला रोटेशन 0 हो, और आई बी इज इक्वल टू आई सी हो, मतलब कि जितना बी के अलॉन्ग ऐसे ऐसे जितना रोटेट कर रहा है उतना ही सी के अलॉन्ग ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लीनियर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सब आपके काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल क्या किसको कहते हैं? जिनमें आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी होता है, और ये हमारा प्रैक्टिकली यूज नहीं होता ये केस ज़्यादा, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो होता है, जिसमें आई ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, आई बी इज इक्वल टू आई सी होता है। अब यहाँ पे आई ए जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो सकता है आई बी आई सी से ग्रेटर हो तो इसको प्रोलेट कहेंगे, और हो सकता है आई बी आई सी से लेस हो तो ओबलेट कहेंगे। एसिमेट्रिक क्या होता है कि तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो बराबर ना हो। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से इस नोट्स को इस तरीके से। अब हम लोग आगे समझते हैं, जो हमारे टॉपिक हैं उसी को समझते हैं अच्छे से। तो हमने जाना कि मॉलिक्यूल हमारा रोटेट कर सकता है। अब प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है, जैसे ए और बी, ये हमारे एटम है, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम पहला के कंसीडर ये करते हैं कि जो बॉन्ड है हमारा वो रिजिड है। रिजिड का मतलब ये बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं हो सकता, ये फिक्स है बॉन्ड। ए और बी की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, ये मान के चल रहे हैं हम स्पेक्ट्रा को डिफाइन करने के लिए, ये केस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी केस को हम कहते हैं रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो रिजिड रोटेटर मानते हैं तो हमारे पता है आपको कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम मिनिमम होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ही एटम ले रहे हैं, एक का मास m1 मान रहे हैं, एक का मास m2 मान रहे हैं। और ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करता है तो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग रोटेट करता है। किसके अलॉन्ग रोटेट करता है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ से हम 2 मॉलिक्यूल को बैलेंस कर सकते हैं। मान ली एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल, तो अगर हम इसको ऐसे बैलेंस कर ले रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल भारी हो, एक मॉलिक्यूल हल्का हो, तो सेंटर ऑफ मास भारी वाली की तरफ होगा। मतलब ये आप जानते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। तो हम क्या मानते हैं कि भाई हमारा मॉलिक्यूल है इस तरीके से, m1 और m2 एटम का मास है, और c कोई सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग हमारा मॉलिक्यूल ऐसे से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बॉन्ड एक्सिस वाला जो होगा आई ए वो 0 होगा, बॉन्ड एक्सिस वाला क्या होगा? 0 होगा। तो हमें केवल आई बी या आई सी ही हमें देखना है, और आई बी बराबर आई सी ही होता है लीनियर में। तो हम केवल एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे आई बी कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आई सी कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि हमारा 2 एटम है, m1 m2, जो कि बॉन्डेड है इस तरीके से आप देख सकते हैं। r डिस्टेंस मान लेते हैं जो m1 और m2 के बीच में है टोटल, और हम लोग सेंटर ऑफ मास से c से मान लेते हैं कि m1 की दूरी है r1, यहाँ पे देख सकते हैं, और m2 की दूरी है r2। ये सब सिंपल है, मानना है, मान लिया, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसमें टेंशन मत लीजिए। c हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है,
सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन से हम जानते हैं m1/r1 इज इक्वल टू m2r2 होता है, ये सब जानते हैं। r1 प्लस r2 बराबर r होगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला। देखिए ये हमारा सिस्टम में दो मास है, हम दो मास को लेके कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हमारे लिए टफ हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, दो मास को एक मास में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। रिड्यूस्ड मास म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे दो मास के सिस्टम को हमने रिड्यूस कर दिया एक मास के सिस्टम में, यानी कि अब इस सिस्टम का जो आप मास है वो म्यू कह दीजिए। क्या कह दीजिए, म्यू, जिसको आप रिड्यूस मास भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिड्यूस मास को समझिए, रिड्यूस मास को समझिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन इक्वेशन से आप ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिड्यूस मास को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो रिड्यूस मास हमने समझ लिया, मॉलिक्यूल का निकाल लिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होता है, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे मास जो है वो सिस्टम का वो क्या है, म्यू है। तो रिड्यूस मास म्यू रख दिया हमने, I इज इक्वल टू म्यू r², और म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे जो हमारा I है वो म्यू r² के बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है। तो हम करने क्या वाले हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने वाले हैं। मॉलिक्यूल की एनर्जी जिस दिन आपको पता चल गई, जिस टाइम आपको पता चल गई, उसी टाइम आप स्पेक्ट्रा को बता देंगे। उसी टाइम किसको बता देंगे, स्पेक्ट्रा को बता देंगे। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालना हमारा टारगेट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, अब क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, आपको पता है, सिंगल पॉइंट मास म्यू मान लिया, फिक्स डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, आर मान ली है। ये फिक्स डिस्टेंस है क्योंकि बॉन्ड हमारा रिजिड है, तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस हमारा फिक्स है। सच ए सिस्टम इज कॉल्ड रिजिड रोटेटर, इस सिस्टम को हम रिजिड रोटेटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी निकालने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। रिजिड रोटेटर है तो रिजिड रोटेटर के श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्व करने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिल जाएगा हमको। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, del 2 साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, ये होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। वैसे आपका ई माइनस वी साई होता है, लेकिन यहाँ पे ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, वी को 0 माना है हमने। वी को किसको माना है, 0 माना है। क्यों माना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं श्रोडिंगर इक्वेशन आपको बता रहा था, यहाँ पे ई माइनस वी होता है, लेकिन यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन रिजिड रोटेटर के केस में क्या होता है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बाई एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, म्यू क्या है, रिड्यूस मास है जो आपके सिस्टम का है, मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे वी क्यों 0 होता है, ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख दिया। वी क्यों 0 होता है, क्योंकि आर फिक्स होता है। यहाँ पे रिजिड रोटेटर का केस है, आर फिक्स होता है, और रिजिड रोटेटर में हम लोग क्या मानते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल कोई नहीं होता है और डिस्टेंस फिक्स होता है, इसीलिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे वी की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऐसे से रोटेट कर रहा है कोई भी चीज़ जब रोटेट कर रहा है, तो हम लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला या स्फेरिकल वाला। तो स्फेरिकल वाला हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे। वो कैसे लिखना है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप परेशान मत होइए। इतना आपको समझ में आया है कि ये हमें लिखना है, बस इतना समझ लीजिए कि हमने कार्टेशियन को स्फेरिकल में लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैसे है। देखिए ये डेल स्क्वायर क्या होता है, ये डेल स्क्वायर जो होता है वो लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है। ये 3 डायमेंशन का केस है, तो यहाँ पे डेल हम बार बार डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसको सिंपली हम लोग डेल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर लिख देते हैं, पूरा बड़ा सा नहीं लिखते हैं, और इसको कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो ये लैप्लाशियन ऑपरेटर होता है कार्टेशियन में, कार्टेशियन यानी एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल में हम लोग लिखते हैं इसको, तो स्फेरिकल पोलर में ये लिखा है हमने, तो ये कुछ ऐसा आया है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम डेल स्क्वायर को लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारा जो एक्स होता है वो आर साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है, वाई आर साइन थीटा साइन फाई के बराबर होता है, जेड आर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो एक्स वाई जेड के जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का ये मिल जाता है। ये भी एक अलग सा टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि ये कैसे लिखा गया है। तो 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल बाई डेल आर, ये हमारा एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। दूसरे टर्म को पढ़ के सुनाता हूँ, 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। इसको याद करना बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए r² तीनों में, ठीक है, लिख दिया।
फिर साइन थीटा लिखिए और साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। सेकंड में साइन थीटा, थर्ड में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आर का टर्म है, यहाँ पे थीटा वाला टर्म है, यहाँ पे फाई वाला टर्म है। भाई इसको आप याद करिए, लाप्लासियन ऑपरेटर आपको याद होना चाहिए, आपके बहुत काम आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत काम आता है। इसको समझ भी आप सकते हैं, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है एक वीडियोस में। तो ये आपने समझ लिया है, लाप्लासियन ऑपरेटर को हमने लिखना है, किसमें लिखना है, हमें लिखना है स्फेरिकल में, क्योंकि हमारा सिस्टम स्फेरिकल है तो ईजी होगा स्फेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आर डेल बाई डेल आर वाला टर्म गायब है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एनर्जी वाला टर्म यहाँ से हमने उतार दिया, और डेल स्क्वायर वाला जो टर्म है ये हमारा दो ही टर्म हमने लिखा, पहला टर्म को हमने गायब कर दिया, क्योंकि आर जो है वो फिक्स है, आर फिक्स है तो आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा आर का डेरिवेटिव वाला टर्म जीरो है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर बीइंग सेट इक्वल टू जीरो, इसीलिए हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, क्योंकि आर फिक्स है ना। यहाँ पे आप देखिए रिजिड रोटेटर का केस है ना, तो बॉन्ड रिजिड है, आर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये हमारा आ गया, लाप्लासियन को हमने लिखा लेकिन आर वाले टर्म को हमने जीरो कर दिया है, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था उसका यूज करेंगे। म्यू के जगह पे हम लोग किसी तरीके से आई बराबर म्यू आई का टर्म लाएंगे, तो देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट आई बाई आर स्क्वायर फॉर म्यू, क्योंकि आई बराबर म्यू आर स्क्वायर होता है, तो म्यू बराबर आई बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, इस वाले इक्वेशन में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि म्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ, म्यू आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने पूरे टर्म को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे म्यू आर स्क्वायर हो गया जो कि आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एनर्जी की टर्म मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब एक वेरिएबल हो उसमें, लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, थीटा भी है, फाई भी है, तो इसके वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तभी हम इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो वेरिएबल है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना, तो हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल थीटा और फाई को। इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं वेरिएबल थीटा और फाई को। देखते रहिए ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, साई जो हमारा फंक्शन है थीटा और फाई का, उसको हम क्या मान लेंगे कि ये कैपिटल थीटा ऑफ थीटा का फंक्शन है, कैपिटल फाई ऑफ फाई का फंक्शन है, यानी दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, वेव फंक्शन साई को कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई में ब्रेक कर लेंगे, और स्मॉल थीटा स्मॉल फाई का तो ये टर्म है जो फंक्शन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, और साई जो है वो हमारा किसके बराबर है, थीटा और फाई के, कैपिटल थीटा कैपिटल फाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है, तो आप यहाँ पे कैपिटल थीटा लिखेंगे साई के जगह पे, और कैपिटल फाई जो है वो कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, थीटा के रिस्पेक्ट में है तो कैपिटल थीटा आप केवल लिखेंगे साई के जगह पे, और फाई को बाहर लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके बाद ये वाले टर्म में आप लिखिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा डेल 2, और यहाँ पे देखिए फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो आप क्या करेंगे, फाई वाले टर्म को यहाँ लिखेंगे, और थीटा हमारा जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई, और यहाँ पे साई की जगह पे थीटा फाई दोनों लिखेंगे। आप लिखते हैं यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इजी है। तो इक्वेशन 1 जो है हमारा ट्रांसफॉर्म होकर ऐसे आ गया जब हमने वेरिएबल को सेपरेट किया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट बाई साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल फाई से, इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा ऊपर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा थीटा बच जाएगा, और फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, और थीटा हमारा डिनोमिनेटर में बच जाएगा। फिर डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई स्मॉल थीटा। ठीक है, प्लस इस वाले टर्म को भी हम डिवाइड करते हैं, और इस वाले टर्म को डिवाइड करने के बाद में इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इस वाले टर्म को कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फाई वाला टर्म बच जाएगा। ये देखिए फाई इसमें है ना, तो फाई वाला टर्म बच जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाई फाई डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला हमारा 8 पाई स्क्वायर आई
एच स्क्वायर, और यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और थीटा फाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिनोमीटर में। ठीक है, बहुत ईजी है भाई, मैथ आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैथ भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा समझना है। तो LHS यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो LHS जो है वो थीटा का फंक्शन आ गया यहाँ पे देखिए, और हमारा RHS जो है वो फाई का फंक्शन आ गया, यानी सेपरेट हो गया वेरिएबल। अब ये सेपरेट हो गए हैं तो हम ईच साइड को किसके इक्वल पुट कर देंगे, किसी कांस्टेंट एम स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे, यानी इस वाले को हम एम स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे और इस वाले को भी एम स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस वाले को करते हैं क्योंकि ये छोटा है, तो इसको एम स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो del 2 5 del स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर के इक्वल करेंगे, फाई को इधर हम जो हमारे यहाँ पे 1/5 था इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, माइनस तो माइनस। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें ज़्यादा इससे लेना देना है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का टर्म हमारा इसी से आएगा, लेकिन चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस वाले इक्वेशन को देखते हैं। इस वाले इक्वेशन को भी हमने किसके इक्वल कर दिया है, एम स्क्वायर के। ठीक है, अब ये हमारा जो इक्वेशन है यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी का टर्म देख रहे हैं, एनर्जी का टर्म। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा से, कैपिटल थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा से। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कैपिटल थीटा नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर साइन थीटा था, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे साइन थीटा बचा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, डी कैपिटल थीटा बाई डी स्मॉल थीटा, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई एच स्क्वायर, और यहाँ पे हम ई को भी लिखेंगे और यहाँ पे एम को इधर लाएंगे तो हमारा एम स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और इसका जो साइन स्क्वायर था वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस वाले का। ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे इसमें भी थीटा था, इसमें भी थीटा था, क्योंकि ये थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 आ गया है हमारा, देख सकते हैं आप। यही इक्वेशन 3 जो है इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 से ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको 3 वाले के बारे में बताऊँगा। अब देखिए सॉल्यूशन जो होगा हमारा इक्वेशन का वो कैसे लिखा जा सकता है, फाई एम इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई एम फाई, ये कैसे लिख दिया गया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये देखिए ये इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि भाई हमें नहीं आता, ये बहुत बेसिक है, ये हमारा BSc फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये कैसे आया। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से नहीं है, इसको आप इधर लाइए तो del 2y बाई del x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से तो है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये भी लिख लेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो लेट d बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, सॉल्व करने का तरीका है m मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे d2y dx स्क्वायर है तो m स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, y कॉमन ले लीजिए, इसको y को 0 हटा दीजिए तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा के। तो सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि जब प्लस माइनस आयोटा में आता है तो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू ए आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। ठीक है, इस तरीके से सोल्यूशन लिखा जाता है। ये तो हमारा मैथमेटिकल सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में ये वाला माइनस वाला टर्म नहीं इंक्लूड करते हैं हम लोग। यहाँ पे फिजिक्स में ये माइनस वाला टर्म नहीं लेते हैं, तो इसीलिए ये वाला टर्म हमारा जो इसका सोल्यूशन आएगा उसमें हमारा ये सेकंड टर्म माइनस आई के एक्स नहीं होगा। बहुत ईजी है इसको समझना। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारा आ गया है, क्योंकि ये बैक नहीं आएगा, ये ऐसे से बढ़ता जाएगा, बैक नहीं आएगा। ठीक है, ये रिवर्स के बारे में बता रहा है कि हमारा पार्टिकल रिवर्स आ रहा है, तो रिवर्स नहीं आता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है इसमें। तो ये हमने समझ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग पूछ लेते हैं तो यहाँ पे बता दिया मैंने। अब यहाँ पे m की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी इंटीजर वैल्यू आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे a जो है कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है उस कंडीशन से। तो ये हमारा स्फेरिकल है, तो ये 0 से 2 पाई के रेंज में हमारा नॉर्मलाइज होना चाहिए। स्फेरिकल मतलब 0 से 360 के बीच में नॉर्मलाइज होना। तो आप इसको लीजिए, इसके कॉन्जुगेट को लीजिए, तो फाई स्टार लीजिए, फाई लीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे कॉन्जुगेट में माइनस रहता है और कॉन्जुगेट नहीं है तो वैसे का वैसे लिख देते हैं। ए स्क्वायर ये आई प्लस में माइनस में तो 1 बचेगा, 1 यानी कि डी फाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा फाई, और यहाँ पे लिमिट 0 से 2 पाई यानी कि 2 पाई आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 के इक्वल होता है नॉर्मलाइजेशन में। आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब 1 के इक्वल, तो ए इज इक्वल टू 1/√2 पाई आ गया। ए के जगह पे आप क्या रखेंगे, 1/√2 पाई रख देंगे, ये आपका आ गया वेव फंक्शन फाई का। तो हमें ये तो निकल के आ गया है, इसको इक्वेशन 4 भी मान लिया, लेकिन हमें थीटा वाला सॉल्व करना, वही हमारा एनर्जी का टर्म लाएगा, वही हमें स्पेक्ट्रा को समझाएगा।
तो लेट अस नाउ कंसीडर द थीटा इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन 3 था, थीटा वाला इक्वेशन ये वाला, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन किया गया है वो देखते हैं। हम लोग मानते हैं एक्स बराबर कॉस थीटा, ये मान लिया गया है, और पी एक्स बराबर थीटा ऑफ थीटा, कैपिटल थीटा ऑफ फंक्शन स्मॉल थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर कॉस थीटा ये है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब लिखना बहुत ईजी है, मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहिए आपको। तो x बराबर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, और पी एक्स बराबर थीटा ऑफ थीटा फाई। तो अगर हम इस कैपिटल थीटा को स्मॉल थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पी बाई डी थीटा होगा। भाई इधर भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर भी थीटा के, यहाँ पे डी एक्स से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ थीटा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस डी पी बाई डी एक्स साइन थीटा आ गया, कैसे आ गया, इस वाले इक्वेशन को देखिए, एक्स बराबर कॉस थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। भाई डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और डी पी बाई डी एक्स को वैसे ही लिख देंगे, तो ये डी कैपिटल थीटा बाई डी स्मॉल थीटा क्या आ गया, माइनस डी पी बाई डी एक्स साइन थीटा। तो हम इसको अगर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो डी बाई डी स्मॉल थीटा, यहाँ पे कैपिटल थीटा को हटा देते हैं, ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स, पी को भी हटा देते हैं, ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, जल्दी से आप देखते रहिए, इसको समझते रहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई साइन थीटा, अब ये इस ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे जो हमने इक्वेशन 3 निकाला था, इक्वेशन 3 जो हमने यहाँ पे निकाला था उसमें हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 बाई साइन थीटा हमने लिख दिया है, और डी बाई डी थीटा जो है हमारा वो किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स के, डी बाई माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स के। तो 1 बाई साइन थीटा हमने लिखा, और डी बाई डी थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स, ये हमने लिख दिया डी बाई डी थीटा को। और यहाँ पे जो है हमारा अंदर जो है वो साइन थीटा है, और डी थीटा बाई डी थीटा, डी कैपिटल थीटा बाई डी स्मॉल थीटा क्या है, ये किसके बराबर है, माइनस डी पी एक्स बाई डी एक्स साइन थीटा, माइनस डी पी एक्स बाई डी एक्स साइन थीटा। तो डी कैपिटल थीटा बाई डी स्मॉल थीटा के जगह पे ये हमने लिख दिया। भाई आपको ध्यान से देखना होगा, इसके जगह पे हमने ये लिख दिया। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, 1 बाई साइन थीटा लिखा, ठीक है। डी बाई डी स्मॉल थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा बाई माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स। तो इसको गायब करिए, आप ये लिख दीजिए, ठीक है, लिखा। अब ये साइन थीटा अंदर वाला है, अंदर वाला यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले को देखिए, इस वाले के जगह पे ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बस इतना ही आपको समझना था। प्लस 8 पाई स्क्वायर आई एच स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया है इस तरीके से, क्योंकि हमने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा ऑफ थीटा माना था, ठीक, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एक्स बाई डी एक्स, ये कैसे आ गया भाई, ये भी बस यहीं से आया है, देखते हैं कैसे आया है। देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये गायब हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ बचा, ये वाला ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी पी एक्स बाई डी एक्स बचा, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका ऑलरेडी, समझ गए, ये भी ठीक है। अब प्लस 8 पाई स्क्वायर आई एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं और इस वाले ऑपरेटर को यहाँ ऑपरेट कर देते हैं, तो डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 2 बार ऑपरेट होगा तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेशन करेंगे 2x डी पी एक्स बाई डी एक्स प्लस 8 पाई स्क्वायर आई एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एसोसिएट लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बस क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एसोसिएट लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यहाँ टर्म आता था वो इस तरीके से इंटीजर आता था, तो ये इंटीजर क्या आता था, जे प्लस 1। तो इसलिए हम एसोसिएट लीजेंडर डिफरेंशियल जो इक्वेशन हमारा आता है उसका हम यूज़ करते हैं, तो जे प्लस 1 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर है, पूरा इक्वेशन पूरा सिमिलर है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का टर्म आपका आ जाएगा, एनर्जी क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है, भेज दीजिए इधर 8 पाई स्क्वायर आई नीचे भेज दीजिए, तो एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर जे प्लस 1 जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया हमारा एनर्जी आ गया है आपका रोटेशनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी आ गया है, रोटेशन एनर्जी आ गया है, किसका, मॉलिक्यूल का,
मॉलिक्यूल का रोटेशन एनर्जी आ गया है। अब ये अलग अलग लेवल कैसे आएगा, जे की वैल्यू पुट करिए आप, जे जो है हमारा जे की वैल्यू पुट करिए, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जे की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे आप हायर एनर्जी लेवल आपको मिलता जाएगा। तो जे इज इक्वल टू 0 आप रखिए, जे इज इक्वल टू 1 रखिए, ऐसे रखते जाइए तो आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पे ई जो है वो रोटेशनल एनर्जी है हमारा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या निकालते हैं, एनर्जी तो आपको पता चल गई, लेकिन एनर्जी के टर्म में हमारा स्पेक्ट्रोमीटर रीड नहीं करता। जो स्पेक्ट्रम आता है हमारा, जो वो हमारा एनर्जी के टर्म में नहीं रीड करता, वो वेव नंबर के टर्म में रीड करता है। किसके टर्म में रीड करता है, वेव नंबर के टर्म में रीडिंग देता है हमें। तो एनर्जी के जगह पे हम वेव नंबर में लिख देते हैं। तो वेव नंबर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी को hc से डिवाइड करते हैं, h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट। अगर एनर्जी को hc से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो वेव नंबर के टर्म में आ जाता है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू E/sc होता है। तो वेव नंबर को हम चलिए f ऑफ j मान लेते हैं, f ऑफ j इज इक्वल टू E/sc होता है। तो यहाँ पे hc से डिवाइड करेंगे तो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, 8π² IcJj+1। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही फार्मूला आपका रोटेशन का स्पेक्ट्रा को डिफाइन करेगा। तो f ऑफ j क्या आ गया, h/8π² IcJj+1। अब ये कांस्टेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इस कांस्टेंट को आप b मान लीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, सिंपल, f ऑफ j इज इक्वल टू BJj+1, BJj+1। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूले से ही हम लोग रोटेशन स्पेक्ट्रा लेवल लिखेंगे, ऐसे ऐसे रोटेशन लेवल लिखेंगे, फिर उसी से हम स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे। तो एफ जे हमारा क्या आ गया, BJj+1 आ गया। जे की वैल्यू 0 1 2 3 आप रखिए। जैसे आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए। जैसे आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 + 2 यानी 2b आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 6b आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12b आ जाएगा, 5 रखेंगे 20b 30b। तो ये आपको देख रहे हैं कि आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, डिस्क्रीट। जैसे 0 मिल रहा है तो 0 के बाद 2b के बाद 6b, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है, एक एक स्टेप ले लेके बता रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। अब यहाँ पे लेवल मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे बना दिए। अगर j इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2b मिलेगा वेव नंबर में, और 2 रखेंगे तो 6b, 3 रखेंगे 12b, ऐसे से मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। कैसा मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों एब्जॉर्प्शन मिलता है, एमिशन क्यों नहीं मिलता। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है कि लोअर एनर्जी में हमारा जो है मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके हाइयर एनर्जी में जाता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे रोटेशन में लो एनर्जी होता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देता है, एमिशन नहीं देता। एमिशन क्या होता है कि हाइयर एनर्जी लेवल से पार्टिकल लोअर मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी में आता है लाइट को एमिट करके, तो यहाँ पे एमिशन नहीं देता है। तो सिलेक्शन रूल की बात करें कि ये कैसे हमें स्पेक्ट्रम को देगा, तो सिलेक्शन रूल जो होता है वो डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 होता है। ये हमारे J लेवल है, J इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे J इज इक्वल टू आप डेल्टा J जो है वो आप केवल 1 ले लीजिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही देता है, +-1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 का मतलब एक एक स्टेप। तो 0 से 2b के बीच में अगर आप देखेंगे तो 2b से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2b पे मिल रहा है। फिर आपको 2b से 6b यानी कि 6b हाइयर से लोअर को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, भाई 6b से 2b को माइनस करेंगे तो आपका स्पेक्ट्रम का पता चल जाएगा कि हमारा स्पेक्ट्रल लाइन क्या है। तो 6b से 2b को माइनस करेंगे 4b। फिर इस वाले को देखेंगे, मतलब 2 से 3 में जो जा रहा है तो 12 में से 6 घटा है 6b। फिर इसमें देखेंगे आप 3 से 4 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें कितना स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है, तो 20 - 12 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ऐसे आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारा वो इक्वी डिस्टेंस है। वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस। जैसे 2b से 4b के बीच में गैप कितना है, 2b का। 4 से 6b के बीच में कितना गैप है, 2b का। 6 से 8 के बीच में 2b का। यानी कि हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है या इक्वी स्पेस्ड है। इक्वी डिस्टेंट है या फिर क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। कब, जब हम लोग रिजिड केस मानते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है, रिजिड है। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से आपको। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया ये हमारा क्या है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रा जो होता है वेव नंबर के टर्म में रीडिंग देता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो 2b 4b 6b हमने लाया वो कैसे लाया, माइनस करके ना। भाई 2 लेवल के बीच में हम माइनस करते हैं तभी तो हमें पता चलता है। इसके बीच में माइनस किया 4b, लेकिन हम फार्मूले से आपको बताते हैं। देखिए फार्मूला जो हमारा आया था वो क्या आया था, वेव नंबर का FJ इक्वल टू BJj+1। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हमारा होता है वो क्या बताता है कि भाई आप हाइयर लेवल से लोअर लेवल को माइनस कर दीजिए। तो हम चलिए FJ लेते हैं कोई J इक्वल टू J+1 का,
और एक और एफ जे लेते हैं जो कि जे के बराबर है, ठीक है। तो हम जे के जहाँ पे जे प्लस 1 रख दीजिए, और यहाँ पे 1 है पहले से, तो जे प्लस 2 हो जाएगा। जे के जहाँ पे जे प्लस 1 कर देना है, तो जे प्लस 1 जे प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे के जहाँ पे जे ही रखना है, तो बी जे प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे जे प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, जे प्लस 2 और माइनस जे। अब यहाँ पे आपका जे से जे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b जे प्लस 1। अब ये हमने लिख दिया है, इससे आप टर्म निकाल सकते हैं ये वाला। कैसे, देखिए यहाँ पे j इज इक्वल टू आप क्या रख दीजिए, j इज इक्वल टू आप 0 रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 रखने पे आपको क्या मिल जाएगा 2b। j इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, 1 रखने पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 यानी कि 4b हो जाएगा, ठीक है। फिर j इज इक्वल टू आप 2 रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 + 1 यानी 6 यानी कि 6b। ऐसे सबको मिलता चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये मैंने आपको कौन सा केस बताया, रिजिड केस बताया, जब मॉलिक्यूल को हम रिजिड मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस होता है, और ये लाइन जो होती है वो कैसी होती है, इक्वी स्पेस्ड होती है।